नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज से हम लोग यूपी आरओ एआरओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को करेंगे तथा प्रत्येक दिन इसका एक मॉडल पेपर भी हल करेंगे क्योंकि हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और साथ ही साथ इसमें यदि 55 प्लस नंबर आ गए तो हमारे प्री में पास होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। इसकी यदि पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें ताकि और भी लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? टू, तिक्त। कटु तो आपको पता होगा, लेकिन तिक्त जो है उसका भी अर्थ होता है कड़वा, यानी कि टू का अर्थ भी कड़वा है और तिक्त का जो अर्थ है वो भी है तीता, या फिर हम कह सकते हैं चरपरा। ठीक है। और ये जो ग्राह्य और भ्रांत हैं, ग्राह्य मतलब होता है ग्रहण करने योग्य। ठीक है, इसका अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य। और अगर हम भ्रांत की बात करें तो भ्रांत का आशय होता है भ्रमित, भयातीत, व्याकुल, परेशान या डरा हुआ। अच्छा, उग्र और विग्र, उग्र और विग्र ये भी अपोजिट नहीं है एक दूसरे के। राग और द्वेष की अगर हम बात करें तो राग का अर्थ होता है अनुराग। ठीक है, या फिर प्रेम। और जो द्वेष होता है, द्वेष का अर्थ होता है राग का विरोधी, यानी कि वैमनस्य। ठीक है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आओ। लघुता का सही विलोम शब्द क्या है? लघुता, ये जो लघुता लिखा है इसका आशय होता है लघुत्व। लघुत्व का अर्थ होता है छोटाई, जो छोटा हो। ठीक है। और अगर हमें इसका विलोम चाहिए तो फिर हमें जाना पड़ेगा किसके पास? गुरुता के पास। ठीक है, यहां पर ऑप्शन आपको गुरुता फर्स्ट में दिया है, यही सही हो जाएगा। ये जो विपुलता लिखा है ना, विशालता और विराटता तो आपको पता ही होगा। ये जो विपुलता लिखा है इसका आशय क्या होता है? विपुल का अर्थ होता है अधिक, यानी कि विपुलता हो गया बहुतायत। ठीक है, बहुतायत या फिर अ, आधिक्यता, अधिक। ठीक है, या आधिक्य हम कह सकते हैं इसे, आधिक्य। ठीक है, तो ये आपको इसके अर्थ भी पता होने चाहिए ताकि इसका जब किसी और क्वेश्चन में ये शब्द आ जाएं तो वहां हम ठीक ठीक से एलिमिनेशन भी कर पाए। ठीक है, तो एलिमिनेट करने के लिए ऑप्शंस को इसके अर्थ भी आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आओ। तुक्ष का विलोम शब्द क्या है? तुक्ष, तुक्ष का आशय होता है तुक्ष का आशय क्या होता है? तुक्ष का आशय होता है अत्यंत साधारण। और जो अत्यंत साधारण होगा उसके लिए फिर हमें उसका उसके अपोजिट में किसी विलक्षण, प्रतिभावान, इनको सबको देखना पड़ेगा। अत्यंत साधारण में साहसी तो होगा नहीं, कायर तो वैसे भी क्ष ही हो गया कायर, क्षुद्र हो गया कायर। और जो इसका अपोजिट होगा कुक्ष का, वो होगा महान। ठीक है, तो इसका सेकंड यानी कि थर्ड पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे में आओ। इति, आपने नाम सुना होगा इतिश्री। ये एक मंगल सूचक शब्द होते हैं। और एक आपने नाम सुना होगा अथश्री, अथ श्री, ये भी मंगल सूचक शब्द है। इति का अर्थ होता है समाप्त हो जाना और अथ का अर्थ है प्रारंभ। ठीक है, तो आपने अगर बचपन में महाभारत सुनी होगी तो आपने एक गाना सुना होगा जब महाभारत शुरू होती थी, अत श्री महाभारत कथा, था है पुरुषार्थ की ये, स्वार्थ की परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण, महारथ पार्थ की, कुछ ऐसे ही करके गाना है। तो वहां अथ का अर्थ होता है, हाँ, अर्थ, अथ। तो इति का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अथ। ठीक है, अर्थ का अर्थ आरंभ हो गया और इति का क्या हो गया? इति का हो गया समाप्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठे में आओ। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? प्रथम का होता है प्रधान तो होगा नहीं, गौड़ नहीं होगा। प्रत्यक्ष का होता है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। और अंतिम का हो जाएगा प्रथम। इसका सही आंसर हो जाएगा, हाँ, यही वाला। अच्छा, प्रधान का आशय क्या होता है और गौड़ का आशय क्या होता है? गौड़ है, ध्यान देना, इसमें जो ये गौड़ है, गौड़ का जो विलोम होता है वो होता है मुख्य, मुख्य। अब गौड़ का अर्थ क्या होता है? गौड़ का अर्थ होता है जो अप्रधान हो, जो मूल्य
या मूल अर्थ से अलग हो, यानी कि हम कह सकते हैं गौड़ का जो अर्थ होता है वो होता है अप्रधान, जो मूल अर्थ से अलग हो। तो गौड़ का एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा, विलोम होगा प्रधान। ठीक है, गौड़ का विलोम प्रधान भी होता है, गौड़ का विलोम क्या होता है, प्रधान यानी कि मुख्य। ठीक है, तो इसका जो ये है प्रधान का गौड़, ये दोनों आपस में है विलोम। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें में आओ। भौतिक का विलोम क्या होता है? भौतिक का विलोम होता है आध्यात्मिक। धार्मिक का विलोम होता है अधार्मिक। ठीक है, और शारीरिक का विलोम होता है मानसिक। ये दोनों आपस में विलोम है। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें में आइए। महा महार्घता का विलोम क्या है? पहले इसको देखो, ये महार्घता है क्या, इसका आशय क्या है। महार्घता का मतलब क्या है? तो इसका आशय होता है बहुमूल्य होने की अवस्था। जैसे बहुमूल्य होने की अवस्था। ठीक है, या बहुमूल्य होने का गुण, गुण या बहुमूल्य होने का एक भाव। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा जो बहुमूल्य ना हो, यानी कि अल्पार्घता। ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसका विलोम। अच्छा, ये एक शब्द आया शुचिता। सुचिता, सुचिता का आशय क्या होता है? सुचिता का आशय होता है निष्कपटता। ठीक है, निष्कपटता। एक मैंने यहां से उठा लिया शुचि, बताओ इसका अर्थ क्या हुआ? शुचि का अर्थ होता है शुद्ध, या फिर पवित्र, या फिर साफ। ये सब एक दूसरे के सिनोनिम है, स्पष्ट, है ना। ये शब्दों के भंडार आप अपने पास रखिए, तभी आपकी भाषा शैली और साथ ही साथ जो हिंदी का सेकंड पेपर है उसमें भी आप अच्छे नंबर मार्क्स यानी कि गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो सुचिता का अर्थ हो गया निष्कपटता। शुचि, इसमें से मैंने एक शब्द निकाला, इसका अर्थ क्या हुआ? शुद्ध, पवित्र, साफ या स्पष्ट। और महार्घता का विलोम क्या हो जाएगा? हाँ, ये वाला अल्पार्घता। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म बताइए। सही युग्म। ठीक है, आग्रह का क्या होगा? आग्रह का होगा विग्रह। जी नहीं, सही युग्म बताना है। आग्रह का जो विलोम होता है वो होता है विग्रह नहीं, वो होता है दुराग्रह। ठीक है, और गणतंत्र का लोकतंत्र तो नहीं होता है, इसका होता है राजतंत्र। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं तानाशाही, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। यानी इसका जो विपरीतार्थक होगा राजतंत्र या तानाशाही, राजतंत्र का जो, हाँ, सिनोनिम हो सकता है वो तानाशाही हो सकता है, क्योंकि राजतंत्र तानाशाही होते थे। भाग्य का, भाग्य का अतीत नहीं होता है, भाग्य का होता है दुर्भाग्य। दुर्भाग्य। ठीक है, बर्बर और सभ्य ये दोनों विलोम है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10वें में आओ। इनमें से सरल शब्द का विलोम बताओ। तो सरल का तो पता ही होगा आपको, सरल का विलोम होता है कठिन, है ना। और ये विरल है। विरल का अर्थ क्या होगा? विरल मतलब कि विरला। इसका इसको हम कह सकते हैं कि जो डेंस कम हो। डेंस से आशय है जहां पर, जैसे सपोज करो ये एक एरिया है, यहाँ पर एक ये है बंदा है, एक ये है और एक ये है, ये विरल हैं, अलग अलग हैं। अभी मैं इसमें दो चार को और घुसा दूं तो ये हो जाएंगे सघन। ठीक है, तो विरल का आशय है कम दूरी पर, बहुत यानी कि बड़े प्लेटफॉर्म पर कम लोग, और इसका विरल हो जाएगा सघन। ठीक है, हाँ। वक्र से क्या आशय है? वक्र से आशय है सीधा, इसका जो विलोम होगा वो सीधा होगा। कुटिल, कुटिल होता है दरअसल वक्र ही होता है। ठीक है, कुटिल का विलोम क्या होगा? कुटिल का विलोम होता है ऋजु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वें में आओ। शाखा मृग, शाखा मृग से आशय है किसी भी, सपोज करो ये एक पेड़ है और ये इसकी है एक शाखा, और यहाँ पर एक मृग बैठा है, तो यहाँ पर कौन बैठता है? आमतौर पर बंदर ही बैठ पाता है। ठीक है, तो ऐसा मृग जो शाखाओं में बैठता हो, यानी कि कौन होगा? बंदर या फिर वानर। तो इसमें जो हमारा पर्यायवाची है वो यही हो जाएगा, वानर। ठीक है, हिरण लिखा है। हिरण का पर्यायवाची क्या होता है? हिरण का पर्यायवाची होता है मृग। आपने नाम सुना होगा सारंग। सारंग कई सारे ये पर्यायवाची रखता है। और हिरण का एक पर्यायवाची और होता है,
इसका जो काफी एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नाम है कुरंग। ठीक है। और ये जो भौरा है, क्या बता सकते हो इसका पर्यायवाची क्या है? भौरा का इसको कहते हैं मिलिंद। मिलिंद, या इसको कहते हैं आलिंद, या फिर इसको हम कहते हैं मधुप। ठीक है। और एक और कहते हैं अली। ठीक है, क्लियर है। और ये जो बंदर है ना, इसे कहते हैं मरकट। ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है शब्द, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आओ, हुताशन। अग्नि का नाम सुना है? अग्नि शब्द, अग्नि के कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे अ, एक आपने नाम सुना होगा धूम्रकेतु। ठीक है, धूम्रकेतु, हुताशन, हुताशन। ठीक है। और भी कई सारे आपने नाम सुना होगे, वायु सख, ऐसे लिखो, वायु सख, यानी वायु की सखा। धनंजय, ये भी अग्नि का पर्यायवाची होता है। और क्या होता है? और एक होता है वैश्वानर। वैश्वानर, रोहिताश्व, रोहिताश्व। ठीक है। ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके होते हैं? ये सारे के सारे पर्यायवाची होते हैं अग्नि के। तो हुताशन किसका है? हुताशन है अग्नि का पर्यायवाची। क्लियर है बात? अच्छा, अब आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है। देख लो जरा। सिंह, सिंह को पंचानन कहते हैं। सिंह को पंचानन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो शेर होता है, उसके 5 मुख तो नहीं होते हैं, लेकिन 4 उसके होते हैं पंजे, और एक होता है मुंह। तो ये जो मुंह से शिकार करता है, ठीक वैसे ही ये पंजों से भी शिकार करता है। तो इसलिए हाँ, इसे शिकार की दृष्टि से कहते हैं पंचानन। ठीक है, 5 मुखों वाला। 4 पंजे हो गए, एक मुख। क्लियर है। नाहर भी इसे कहा जाता है। मृगारी, ये होता है, ये टाइपिंग एरर है, इसे आप ऐसे समझिए, मृगारी। ठीक है, छोटी की मात्रा। तो ये तो हमें सही लग रहा है। दूसरे में आओ। सूर्य, रवि, ये भी सही है। दिनकर भी सही है। तरणी, तरणी नहीं होता है। एक एक होता है तरणी, और एक होता है तरणी। जो तरणी होता है वो होता है सूर्य, और जो तरणी होता है वो होता है नौका, यानी कि नाव। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब तीसरे में आओ, तो ये गलत हो गया। अग्नि, पावक, अनल, ये तो सब ठीक है, आग के पर्यायवाची हैं, लेकिन पीयूष जो है वो गलत है, ये अमृत का है। ठीक है। अच्छा, चौथे में आओ, तो ये भी गलत हो गया हमारा थर्ड पार्ट। चौथे में आओ। महेश, रमेश, नहीं, रमेश महेश तो शिव भगवान है, और जो रमेश हैं वो रमा के ईश, यानी कि विष्णु भगवान। ठीक है। और जो रमा है वो कौन है? वो है लक्ष्मी जी। क्लियर है बात? तो ये जो है, ये है विष्णु का। ठीक। और सतीश, भूतेश, ये सब शिव के हैं, तो ये भी गलत हो गया, इसमें एक गलत हो गया, तो ये सारे गलत हैं। ये सारे के सारे शेर के हैं। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 14 में, बेमेल अनेकार्थी शब्द युग्म चुनिए। तो इसमें बेमेल कौन सा है? क्षी, आंख को कहते हैं। ठीक है। अजा, भेड़ा, यानी कि भेड़ होता है, ये भी सही है। अड्डा, खेत की मेड़ होती है। अड्डा मतलब जहां पर लोग बैठते हैं, आमतौर पर खेत की मेड़। जो अंक है, अंक अनंत, अंक का आशय होता है, ये जो अंक है इसका अर्थ होता है एक तो गिनती, ठीक है, और दूसरा होता है गोद। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 में आओ। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? गजानन है। गज बंधन नहीं है, गज बदन लिखा है, टाइपिंग एरर है। गज बदन, ठीक है, तो ये भी है। महाकाय, ये भी है। गज काय नहीं होता है गणेश का पर्यायवाची। ठीक है। और अगर हम गणेश के पर्यायवाची की और बात करें, कुछ शब्द हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे विनायक, ये गणेश का पर्यायवाची है। एक दंत, ये भी गणेश का पर्यायवाची है। गणाधि, ठीक है, ये भी गणेश का पर्यायवाची है। साथ ही साथ आपने नाम सुना होगा हेरंब का। हाँ, ये भी गणेश का पर्यायवाची है। द्वय मातुर, द्वय मातुर, ये भी गणेश का है पर्यायवाची। ठीक है। और गजबदन, ये तो लिखा ही है मैंने। और महाकाय, ये भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में आओ। देहधारी शब्द
इसका पर्यायवाची है। देहधारी, देह धरे का दंड है, ये शब्द आपने सुना है वाक्य। तो जो देहधारी है वो है जल जीवन जीव, जीव का, ठीक है, पर्यायवाची। अच्छा, ये जो जिह्वा लिखा है, जिह्वा, ऐसे लिखो, जिह्वा, ठीक है, ये इसके क्या पर्यायवाची है? इसके पर्यायवाची हो सकते हैं जो है रसना, ठीक है, और इसका पर्यायवाची क्या है? इसका है रसज्ञा, साथ ही साथ चंचला, काफी चंचल होती है ये, जैसे ही पानी के बतासे वगैरह देखे, हाँ, खतरनाक तरीके से बाहर लपलपाती है। तो जीव, जीव का पर्यायवाची हो गया, ठीक है, जिह्वा का पर्यायवाची हो गया। जल का आपको पता ही होगा, नीर जल तोय वगैरह। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सेकंड। 18 का क्या होगा? 18 में दिया है खेचर। खेचर, खेचर में पक्षी को कहते हैं खेचर, खेचर कहते हैं ग्रह को, ठीक है, क्लियर है बात? ग्रह को कहते हैं खेचर, और खेचर कहते हैं पक्षी, पक्षी का आशय हो गया जो आकाश में, हाँ, आकाश में चलता हो, तो इसे कहेंगे आकाश चारी, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो पर्यायवाची दिए हैं वो सारे के सारे हैं इसके खेचर के पर्यायवाची शब्द, तो ये सभी सही हो जाएगा। हालांकि यहाँ टाइपिंग एरर है, ये होगा ये वाला ग्रह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में आओ। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ होता है ऐतराज। किसका अर्थ ऐतराज होता है? ऐतराज किसका होता है? जैसे सपोज करो ये दो व्यक्ति हैं, इनको इनसे ऐतराज है, तो इनको इनसे आफत है? नहीं, आफत तो और बिल्कुल अलग शब्द है। ऐतराज है इनको इनसे, तो इनको इनसे आपत्ति है, हाँ यही सही है। इनको इनसे संकट है? नहीं, इनको इनसे विपत्ति है, ये भी नहीं, यही सही है। ऐतराज का जो अर्थ होगा वो होता है आपत्ति। अब देखो, एक होता है आपत्ति, एक होता है विपत्ति, तो इन दोनों में अंतर क्या है? दरअसल सपोज करो इनको इनसे आपत्ति है, तो अगर ये कोई काम कर रहे हैं और इनको इनके काम से आपत्ति है, तो ये इसके काम में व्यवधान डालेगा। आपत्ति का आशय यही तो होता है कि हम आपसे सहमत नहीं है, आप जो कह रहे हो, आप जो कर रहे हो, इसका मतलब है मैं जो कह रहा हूं उसमें आप कोई ना कोई व्यवधान डालोगे। तो आपत्ति से क्या आशय होता है? आपत्ति से आशय यह होता है कि बाधा डालना, ठीक है, किसी काम में, किसी योजना में बाधा डालना। लेकिन विपत्ति, सपोज करो इस बंदे के ऊपर कोई विपत्ति आ गई, ठीक, विपत्ति में आशय ये होता है कि इसको कोई कुछ ना कुछ नुकसान जरूर हुआ होगा। तो विपत्ति से सीधा सा संबंध लगाया जाता है क्या? नुकसान होना, ठीक है। तो ये दोनों के अर्थ अलग अलग हैं बिल्कुल, आपत्ति और विपत्ति। आपत्ति केवल आपत्ति होती है, मतलब केवल बाधा डाला जाता है, उसमें नुकसान वगैरह कुछ नहीं होता है। लेकिन विपत्ति जब भी आएगी तो कोई ना कोई नुकसान होगा ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में आओ। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? अब मृग और इंद्र, यानी कि जो हिरण होते हैं, उनका सर्वे सर्वा कौन होता है? उनका सर्वे सर्वा होता है शेर, ठीक है। शार्दुल, शार्दुल शेर को कहा जाता है, यही सही है। अही मतलब सांप होता है, ठीक है। हिरन, हिरन को अभी मैंने आपको बताया था, हिरन के पर्यायवाची कुरंग, कुरंग, और क्या बताया था? मृग, और मैंने बताया था सारंग, ठीक है। कुरंग, ये दोनों हिरण के ही पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के हो गए समानार्थी या पर्यायवाची। क्लियर है बात? तो इस जो आंसर होगा मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है? मृगेंद्र का पर्यायवाची है शार्दुल। क्वेश्चन नंबर 21 में आओ। लंगोट, तद्भव तत्सम शुरू होते हैं। लंगोट का तत्सम क्या है? लंगोट का तत्सम होता है लिंग पट्ट, ठीक है, यही सही है, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 22 में आओ। घोटक का तद्भव क्या है? घोटक, घोटक है, घोड़ा को कहते हैं, अश्व भी घोड़ा को कहते हैं, तुरंग भी घोड़ा को कहते हैं, लेकिन कह रहा है इसका तद्भव क्या है। आपने नाम सुना होगा तत्सम और तद्भव का, ठीक है। अगर आप आर ओ की सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों, ये 10 नंबर के हमारे आते हैं। तत्सम उसके जैसा, किसके जैसा? संस्कृत के जैसा। तद्भव उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न, ठीक है, से उत्पन्न। और तद्भव, सम क्या हो गया? तत्सम हो गया उसके जैसा, यानी किसके जैसा? संस्कृत के जैसा, ठीक है।
तो यहां से इसका घोटक का तद्भव क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा संस्कृत से उत्पन्न कौन? घोड़ा। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 23 में आओ। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम बताइए कौन है? तो तत्सम कौन है? मृत्तिका, बाघ, रैन, छाजन। मृत्तिका सम है मिट्टी का, ठीक है। बाघ ये तत्सम है, ठीक। और बाघ तद्भव है, ये है व्याघ्र का। क्लियर बात? और जो रैन है वो तद्भव किसका है? ये तद्भव है रजनी का। रजनी मतलब रात्रि, ठीक है। और जो छाजन है यह भी तद्भव है किसका? छादन का, ठीक है। तो इसमें कह रहा है तत्सम बताना है आपने, तो तत्सम आपका केवल यही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में आओ। सियार, इसका तत्सम क्या होगा? सियार का तत्सम होता है स्यार नहीं, श्रृंगार ये भी नहीं है, श्यालक ये भी नहीं है, श्रृगाल ये भी गलत लिखा है। या तो ये, हाँ ये गलत लिखा है, टाइपिंग एरर है ये। सियार का जो तत्सम होता है आप उसको लिख लीजिए, ये गलत लिखा है। इसको आप ऐसे लिखेंगे, श्रृंगाल, ठीक है। ये सही है, तो आंसर यही हो जाएगा। अच्छा, आपने एक शब्द सुना होगा, साला, साली। बताइए भाई, साला साली में मुझे बताइए, साला का तत्सम क्या होता है, साली का तत्सम क्या होता है? हाँ, संबंधों में होंगे आप तो इनका रोल तो पता ही होगा आपको भली भांति। दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, खास तौर से। हाँ, इन दोनों में से कौन इंपॉर्टेंट है वो आप भली भांति जानते हैं। साला का जो तत्सम होता है उसे कहते हैं श्यालक, और जो साली का तत्सम होता है वो होता है श्याली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में आओ। ओष्ठ निम्नलिखित में से किसका तत्सम है? ओष्ठ है होंठ का, यानी कि ओंठ का, ठीक है। अंगरखा, ये ये क्या है? अंगरखा का तत्सम क्या होता है? देखो, जब भी कभी तत्सम की बात आएगी ना, तो फिर आप एक शब्द देखना, छा। तद्भव में छा का प्रयोग होता है या खा का प्रयोग होता है। जब भी तत्सम आएगा तो उसमें क्षा शब्द का प्रयोग होता है। अंगरखा, इसका तत्सम क्या बनेगा? तत्सम इसका बनेगा अंग, अंग रक्षक, ठीक है। अंगीठी, इसका तत्सम क्या बनेगा? इसका तत्सम होगा अ, अग्निष्ठिका। ऐसे ही तो लिखा जाएगा शुद्ध, अग्निष्ठिका, ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, ये अंगूठा का तत्सम क्या होगा? अंगूठा का तत्सम होगा अंगुष्ठ, ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में आओ। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? सम मेघ है, ठेस है, जेठ है। जेठ तो तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा ये होगा ज्येष्ठ, ठीक है। भौरा का क्या होता है? भौरा का होगा भ्रमर सम, ठीक है। और खेस भी तद्भव है। साथ ही साथ जो मेघ है ये तत्सम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघ। क्लियर बात? क्वेश्चन नंबर 27 में आओ। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है, ठीक है। तद्भव एक नहीं है तो ये सारे के सारे फिर सम होंगे। एक तद्भव शब्द नहीं है, ये तत्सम होंगे, तो एक तद्भव नहीं है। अब देखो, तुरंत, तुरंत एक तद्भव है, ठीक है। ये है एक तद्भव, और अब अगर हम इसका तत्सम लिखेंगे तो तत्सम होगा त्वरित। आज, आज एक तद्भव है, इसका अगर हम तत्सम लिखेंगे तो होगा अद्य, आज का अद्य, ठीक है। धीरज, धीरज एक तद्भव है और इसका अगर हम तत्सम लिखेंगे तो होगा धैर्य। घर पर, घर पर एक उत्सम है और इसका अगर हम तद्भव लिखेंगे तो ये होता है पर, पर, ठीक है। या फिर पड़ा। क्लियर है? तो आंसर यही हो गया, ये तत्सम है, तद्भव तो है नहीं, बाकी सब तद्भव है। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 में आओ। महुआ शब्द का तत्सम क्या है? महुआ, ठीक है। बताओ भाई, महुआ का तत्सम क्या है? ये हुआ महुआ। महुआ का तत्सम मधुप नहीं होता है, महुआ का होता है मधुक, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ये, यानी कि मधुक।
क्लियर है बात? अच्छा मुझे बताओ, मक्खन मैंने लिखा, इसका मुझे तत्सम बताओ। मक्खन का तत्सम क्या होगा? मक्खन का होता है मृक्षण, ठीक है। और मुझे बताओ मच्छर का तत्सम क्या होता है? मच्छर का होता है मत्सर। क्लियर है बात? अब मुझे आप मकड़ी का तत्सम बताओ। अच्छा, इसका मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। मैं आशा करता हूं आप कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर जरूर देंगे। इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 29 में आओ। शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? शब्द ये तत्सम है, बच्चा ये तद्भव है। तो बच्चा को अगर हम तत्सम बनाएंगे तो ये बनेगा वत्स। ठीक है। रोम ये भी तत्सम है, कास ये भी सम है। ठीक है। अच्छा एक शब्द आप बताइए, मैंने लिखा कोस। कोस को आप बदलिए तत्सम में। ये तद्भव है, ठीक है। इसको बदलिए तत्सम में, क्या होगा? ये होगा क्रोश। ठीक है। फिर मैंने लिखा काढ़ा। काफी एग्जाम में पूछा जाता है। इसको जब आप तत्सम में बनाएंगे तो बनेगा क्वाथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में आओ। रेलगाड़ी शब्द कैसा है? ये लिखा मैंने रेल प्लस ये लिखा मैंने गाड़ी। अब ये हो गया हमारा संकर शब्द। क्यों? क्योंकि ये दो भाषाओं से मिलकर बना है। रेल है अंग्रेजी शब्द और गाड़ी है हिंदी शब्द। तो ये कैसा है? ये है संकर शब्द। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में आओ। जो आगे यानी दूर की ना सोचता हो। आगम, दूरदर्शी तो दूर की ही सोचता है। पारदर्शी होता है जिसके आर पार देखा जा सके। तो यही होगा अदूरदर्शी। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो शब्द लिखा है आगम, ये क्या है? आगम का आशय होता है उत्पत्ति, अर्थात उपस्थित होना। उपस्थित होना। ठीक है। अच्छा आगम, आपने ये शब्द सुना होगा इतिहास में। कहाँ सुना है इतिहास में, बताओ मुझे। आपने जैन शास्त्र का नाम आगम सुना होगा। जैन शास्त्र का नाम आगम होता है। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 32 में आओ। धरती यानी कि पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान क्या है? पृथ्वी, ये है पृथ्वी और ये रहा आपका आकाश। इसके जो ये बीच का स्थान है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अंतरिक्ष। तो आंसर हो जाएगा आपका अंतरिक्ष। ठीक है। क्लियर है बात? चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। 32 में एक शब्द मुझे और दिख रहा है, ये निशीथ। निशीथ का आशय क्या होता है? निशीथ का अर्थ क्या होता है? निशीथ का अर्थ होता है अर्ध रात्रि। अर्धरात्रि। ठीक है। अर्धरात्रि को और क्या कहते हैं? एक शब्द आपने सुना होगा विभावरी। बीती विभावरी, जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, कुछ इस तरह से आपने सुने होंगे गाने। तो निशीथ का अर्थ होता है विभावरी। ठीक है। या हम विभावरी यानी रात्रि को एक शब्द और देते हैं, रजनी। है ना? कई सारे शब्द होते हैं पर्यायवाची। इनको सबको आपको याद रखना पड़ेगा और इनको सबको आप डेली रूटीन में भी यूज करिए तो काफी अच्छी भाषा शैली भी आपकी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 33। जिसका कोई अर्थ ना हो। जिसका कोई अर्थ ना हो। अर्थ ना हो तो अवश्य तो होगा ही नहीं, सद्भाव भी नहीं होगा। अभ्यागत, अभ्यागत कहते हैं हम अतिथि को। अतिथि को। ठीक है। और ये जो अर्थहीन है, इसका अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ ही ना हो, यानी अर्थहीन। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा ये जो अतिथि है, क्या अतिथि के और भी कुछ पर्यायवाची होते हैं? जैसे मेहमान शब्द आपने सुना होगा। आपने एक शब्द सुना होगा पाहुना। ठीक है। पाहुना ये भी एक शब्द होता है अतिथि का। आगंतुक, मेहमान, पाहुना। तो ये सारे के सारे अतिथि के पर्यायवाची हैं। तो जिसका कोई अर्थ ना हो वो हमारा आंसर होगा। हाँ, चौथा पार्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में आओ। जिस पर आक्रमण न किया गया हो। आक्रमण न किया गया हो। अनाक्रांत क्रमण नीलाभ। नीलाभ तो होता है नीला बादल, या हम कहें आकाशीय। आकाश में जो बादल होते हैं वो है नीलाभ। बलिष्ठ सही होगा। अनाक्रांत यही होगा जिस पर आक्रमण न किया गया हो। ठीक है। अनाक्रांत, आक्रांत रहित। क्वेश्चन नंबर 35 में आओ। जिसे जीता ना जा सके। अब देखो,
ये एक व्यक्ति है, ये गया इसे भूखंड को जीतने, यदि ये जीत ही ना पाए और कोई भी ना जीत पाया हो, ठीक है, तो इसे कहेंगे, क्या कहेंगे? कोई भी ना जीत पाया हो, तो ये हो जाएगा अविजित। ठीक है। अगर इसे इसने जीत लिया, इसे लिया जीत, तो ये हो जाएगा विजित, जीत लिया है। और ये जो बंदा है, इसे अगर कोई हरा भी ना पाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा अजेय। क्लियर है बात? और यानी कि जिसे जीता ही ना जा सकता हो, अजेय हो जाएगा। अच्छा, इसने किसी को हरा के कुछ जीत लिया है, तो यही हो जाएगा विजेता। ठीक है, क्लियर है बात? तो जिसे जीता ना जा सके, वो विजेता तो नहीं होगा, वो होगा अजेय, जिसे जीता ना जा सके। अच्छा, विजेता फिर कौन होगा? विजेता वो होगा जो जीतता रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, हाँ, अजय। क्वेश्चन नंबर 36 में आओ। बिना वेतन काम करने वाला, बिना वेतन काम करने वाला ये होता है अवैतनिक। अवैतनिक, वेतन लेकर काम करने वाला वैतनिक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। ये आपको एक शब्द दिख रहा होगा, खग्रास। खग्रास का अर्थ होता है ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, जो पूर्ण ग्रहण होता है, खग्रास। प्रगल्भ का आशय क्या होता है? प्रगल्भ एक होता है और एक होता है अप्रगल्भ। अप्रगल्भ, प्रगल्भ से आशय होता है अ, अधिक बोलने वाला, अधिक बोलने वाला। ठीक है। और अप्रगल्भ से आशय क्या होता है? अप्रगल्भ से आशय होता है जो प्रगल्भ ना हो, यानी कि गब्बू हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कम बोलने वाला। ठीक है, तो ये सारे के सारे शब्द आपको पता होने चाहिए। प्रगल्भ अधिक बोलने वाला, अप्रगल्भ कम बोलने वाला। क्वेश्चन नंबर 37 में आओ। जो बदला न जा सके के लिए उपर्युक्त शब्द क्या है? जो बदला न जा सके, परिवर्तित, अपरिवर्तित, जो अपरिवर्तित होता है, जो बदला न गया हो, यानी संभावना है कि ये बदला जा सकता है। ठीक है, लेकिन अपरिवर्तनीय क्या होता है? अपरिवर्तनीय वो होता है जिससे संभावना ही नहीं है कि वो बदला जाएगा, अपरिवर्तनीय है वो। अमूल चूल क्या होता है? अमूल चूल होता है सिर से लेकर पांव तक, पूरा, टॉप टू बॉटम। ठीक है, संपूर्ण। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 37 में आओ। 37 हो गया। अब नेक्स्ट आओ। जिसने उधार लिया हो वो होता है ऋणी। ठीक है। कृतज्ञ क्या होता है? ये होता है उपकार मानने वाला। जैसे मैं आपका कृतज्ञ हूं, और आपने कोई काम, मेरा कोई काम करवा दिया, मैं, हाँ, आपका उपकार मानता हूँ। अपराह्न, ये समय की बेला होती है, 12 से लेकर रात में 12 बजे तक का। घूसखोर तो सब आप सबको पता होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रेडी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में आओ। वाचाल शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? वाक्य है वाचाल। वाचाल का अर्थ होता है बहुत ज्यादा वाचाल होना, यानी कि बोलने वाला। तो इसमें कौन सा होगा? जो बोल नहीं सकता है, नहीं, ये तो गूंगा हो गया। जो बहुत अधिक बोलता हो, यही आंसर हो जाएगा, इसी का आशय है वाचा। ठीक है। जो ठीक से चल नहीं सकता है, जो बहुत कम बोलता है, इसका जो अर्थ होगा वो होगा मितभाषी, जो कम बोलता है। ठीक है। और जैसे मितभाषी हो गया, वाचाल जो ज्यादा बोलता हो, जो ठीक से न चल पाता हो, विकलांग हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखो। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, ये हो गया तुम्हारा, साक्षर तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। उरग मतलब होता है सांप, और अतिशयोक्ति यही सही है। जो अधिक बढ़ा चढ़ाकर जो बोलता हो या अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, ये होता है अतिशयोक्ति। जैसे मैं कहूं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, है ना, मृतक में भी जान डाल देगी। जैसे मैं लिखूं तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, है ना। मैंने किसी से कहा कि आपकी जो दंतुरित मुस्कान है ना, ये मृतक में भी जान डाल दे। तो मैं जो कह रहा हूं, वो अगर सामने वाला समझदार है तो वो
तुरंत समझ जाएगा कि ये क्या है। ये मैं कुछ नहीं, ये बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में आओ। इनमें से कौन सा एक शब्द है जिसकी वर्तनी अशुद्ध है? जिसकी वर्तनी शुद्ध है, कौन सा है? भागीरथी सही है। भागीरथी, हाँ बिल्कुल ठीक है। आधीन, आधीन होता है या अधीन होता है? आधीन नहीं, ये गलत है, ये सही है। जागृत, ये गलत है। ये होता है जागृत। ठीक है। और अनुग्रहित, ये भी सही है। क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में आओ। कौन सी वर्तनी है जो ठीक है? रचयिता नहीं होता है, रचौता। रचिता नहीं होता है, रचयिता होता है, यही सही है। और ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 43 में आओ। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द है नरक। हाँ यही सही है, नर्क नहीं होता है। ठीक है। ये सिर्फ कहने की बात है। जब हम कहते हैं तो हम नर्क नर्क चिल्लाया करते हैं, लेकिन वास्तव में जो शुद्ध होता है वो नरक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 में आओ। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? शरत चंद्र, ये भी सही है। यानी, यानी होता है, यानी। समश्रु, कवयित्री, अ, कवयित्री भी सही है। समश्रु, ये भी सही है। इसका अर्थ क्या होता है बता सकते हो? इसका अर्थ होता है चेहरे के बाल। चेहरे के बाल, जैसे दाढ़ी मूछ वगैरह, है ना। क्वेश्चन नंबर 45 में आओ। 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार जो मानक उच्चारण है वो क्या है? वो होता है 66। 66 ऐसे लिखते हैं इसको। तो ये वाला सही हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है, कौन सा है? कृपया एक गिलास पानी दीजिए। मुझे तो ये इसमें गलती तो लग नहीं रही है। कृपया एक गिलास पानी दीजिए, ठीक है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, वे जा सकते हैं, ये गलत है। फिर इसमें लिखा है वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। 7वीं कक्षा में पढ़ता है, ये भी सही है। सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। यहाँ पाठ होना चाहिए। ठीक है। और बहुत लंबा भी नहीं, बहुत चौड़ा होना चाहिए। ठीक है। क्लियर है? तो ये दोनों गलत हैं, ये दोनों ही सही हैं। ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है। तो पहला और ये दोनों, तीसरा और पहला और तीसरा दोनों सही है। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 47 में आओ। शब्द का चयन की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन है? पढ़ो जरा। रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। ठीक। ये जो अनुवाद है ना, इसको उठा के आप इधर ले आओ। नागरी से पहले यहाँ पढ़ो। रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का अनुवाद नागरी भाषा में हुआ है। हाँ अब सही है। तो ये गलत है। ठीक है। राजा हरिश्चंद्र के सदृश, सदृश नहीं होता है, हरिश्चंद्र के समान कर दो। कोई सत्यवादी नहीं हुआ है, ये भी गलत हो गया। पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं। पद्य नहीं होता है, गद्य के कहते हैं। गद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथों की रचना की है। हाँ ये सही है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथों की या अनेक ग्रंथों की रचना की है। ठीक है। तो 47 के बाद 48 में आओ। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध बताओ। चहार दीवारी, दीवारी होता है, ये होता है चहार दीवारी। ठीक है। ये सही है। ये यानी कि गलत हो गया। उपरोक्त वाक्यांश का संज्ञान लें। उपरोक्त नहीं होता है, यहां होता है उपर्युक्त। ये सही होगा। तो ये भी गलत है। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। फिर से पढ़ो, मुझे भी नहीं समझ में आया ये। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम एकत्र होंगे, ये को नहीं होगा। ठीक है। आज शाम एकत्र होंगे। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर चौथे में आओ। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, यही सही हो जाएगा। ये भी गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 में आओ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? मैं सारी रात भर, जब सारी लगा दिया है तो भर की आवश्यकता क्या है? गलत हो गया ये।
मैं पूरी रात भर, पूरी लगा दिया है तो फिर या तो भर हटाओ या पूरी हटाओ, ये भी गलत हो गया। मैं सारी रात जागता रहा, यही सही है। ठीक है। मैं पूरी रात जागता रहा, मैं गलत है यहाँ पर, तो ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 में आओ। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध शब्द बताओ। लब्ध, ये ये गलत है, लब्ध प्रतिष्ठ ऐसे नहीं लिखा जाता है, लब्ध, यही सही है, लब्ध प्रतिष्ठ। ठीक है। लब्ध प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित। यहां पर ई तो है नहीं, तो ये भी गलत, लब्ध प्रतिष्ठित लिखा है। और ये तो प्राय से होता ही नहीं है, यही इसमें यही वाला सही होगा। अच्छा, लब्ध प्रतिष्ठित का आशय क्या होता है? लब्ध प्रतिष्ठित का मतलब होता है सम्मानित। ठीक है, सम्मानित। क्वेश्चन नंबर 51 में आओ। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? नीचे जो कथन दिए गए हैं, ये विकल्प हैं, इनमें से कह रहा है विशेषण कौन नहीं है? छोटा बड़ा ये है विशेषण, हरा पीला ये भी है, दो तीन संख्यावाचक विशेषण ये भी है, राम लक्ष्मण ये नहीं है, ये संज्ञाएं हैं, हटा दो इनको। यही ऑप्शन हमारा गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 में आओ। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण, विश्लेषण लिखा है, ये गलत लिखा है, विशेषण होना चाहिए यहाँ। विशेषण कौन सा है? लोगों ने इसे महसूस किया, ये तो वाक्य ठीक है। अब इतने लोगों ने, लाखों लोगों ने, तो ये हमारा हो गया विशेषण। ठीक है, लाखों। यहां पर ये कौन सा विशेषण है, बता सकते हो? लाखों, ये कितने लोगों ने, ये संख्या बता रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण हो गया, संख्यावाचक विशेषण। लेकिन ये संख्या निश्चित है या अनिश्चित है? ये संख्या है अनिश्चित, तो आंसर हमारा क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 53 में आओ। विशेष्य वह शब्द है, एक होता है विशेषण और एक होता है विशेष्य। तो विशेषण जो है वो विशेष्य की ही विशेषता बताता है। तो विशेष्य क्या है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, यही आंसर सही हो जाएगा। आगे पढ़ने की आवश्यकता कोई नहीं है, पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 में आओ। मोहन एक अच्छा अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेषण, विशेषण होना चाहिए। कौन है? मोहन एक कैसा विद्यार्थी है? अच्छा। ठीक है, ये कौन सा विशेषण है? ये है गुणवाचक विशेषण। क्लियर बात? क्वेश्चन नंबर 55 में आओ। दुष्चरित्र अ, व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, इसमें बताओ व्याकरण की दृष्टि से विशेषण क्या है? दुष्चरित्र क्या है, आपसे ये पूछा है। तो दुष्चरित्र व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है? व्यक्ति है दुष्चरित्र, तो ये हो जाएगा विशेषण। ठीक है, विशेषण। और कैसा विशेषण है ये भी एक गुणवाचक विशेषण, गुण बताया जा रहा है, गुणवाचक विशेषण। तो यहां पर आंसर हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 56 में आओ। 56 क्या कह रहा है? 56 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्द बताओ। क्रोध है विशेषण? नहीं है। क्रोध, क्रोध तो नहीं है। रूप है विशेषण? जी नहीं। दुख, ये भी नहीं है। ये जो सुंदर है, यही विशेषण है, यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 57 में आओ। किस वाक्य में क्रिया विशेषण है? क्रिया का अर्थ है ऐसा विशेषण जो विशेषता बता रहा हो क्रिया की। तो कौन सा है? पेड़ पर पक्षी बैठा है, बिल्कुल नहीं है। सुनीता गाना गाती है, इसमें कोई विशेषता हो तो बता ही नहीं रहा है, ये भी गलत हो गया। मोहन लिखता है कैसा? सुंदर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये विशेषण हो गया और क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 में आओ। बेचारी वह फेल हो गई, कौन वह फेल हो गई? कैसी, उसकी स्थिति कैसी है? सुंदर है, कुरूप है, बेचारी है, कैसी है? तो आंसर आएगा बेचारी है। ठीक है, तो इस वाक्य में विशेषण बताओ, तो आंसर होगा बेचारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 में आओ। श्याम भुजिया पसंद करता है, में विशेषण बताओ। भुजिया, कैसी भुजिया पसंद करता है? तो आंसर होगा, ऐसे देख लिया करो, कैसी भुजिया, कैसी स्थिति है, तो हमारा विशेषण निकल के आ जाता है। आप जब ये प्रश्न करेंगे तो हमारा विशेषण निकल के आएगा।
कैसी भुजिया पसंद है उसे? उसे पसंद है बीकानेरी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 60 में आओ। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहा जाता है विशेष्य, ठीक है? अच्छा, एक ये लिखा है प्रविशेषण, ये क्या होता है? क्या बताओगे? प्रविशेषण से आशय होता है कि विशेषण की भी जो विशेषता बताए, ठीक है? यानी ऐसा शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बता दे, उसे कहते हैं प्रविशेषण। जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे मैंने कहा बहुत, ज्यादा, ये सारे के सारे प्रविशेषण होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने कहा यह गाड़ी बहुत सुंदर है। तो सुंदर एक विशेषण हो गया, और इस विशेषण की भी एक विशेषता बता रहा है। क्या? कैसी सुंदर है? बहुत ज्यादा सुंदर है। तो ये हो गया प्रविशेषण, ठीक है? क्लियर है बात? हाँ, तो ये भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिए, ध्यान रखिए। ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 1 है, और इसकी आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।